स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सोनम वांगचुक से तेजस्वी यादव की अपील, अनशन छोड़िए, आपकी लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। दरअसल बात यह है कि अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को लेकर के बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सोनम वांगचुक से अपना आमरण अनशन स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत आदरणीय सोनम वांगचुक जी से की है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मौजूदा सरकार से उनकी नैतिक लड़ाई को समझने या सच्चे संवाद की उम्मीद बहुत कम है। उन्होंने सरकार को संवेदनहीन बताते हुए आंदोलन के प्रति समर्थन जताया है। साथ ही वांगचुक से स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में कहा कि सोनम वांगचुक के पीछे देश का युवा वर्ग मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि शिक्षा और व्यवस्था से जुड़े हर मुद्दे को आवाज दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन सवालों को सड़क से लेकर के संसद तक उठाया जाएगा। उन्होंने आंदोलन को नैतिक और फिर जनहित से जुड़ा मुद्दा बताया है। नीट यूजी रिजल्ट हुआ जारी, पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के उपांशुल बंसल बने टॉपर। दरअसल बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। नीट यूजी परीक्षा में कुल 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। वहीं पर पेपर रद्द होने के बाद एग्ज़ाम 21 जून को आयोजित किया गया था। वहीं पर अब फाइनल आंसर के बाद रिजल्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि इस परीक्षा में 58% से ज़्यादा क्वालिफाई कैंडिडेट्स महिलाएं पास की है। नीट यूजी 2026 रिजल्ट की सबसे खास बात यह है कि क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को 58% से ज़्यादा महिलाएं हैं, जब महिलाओं का क्वालिफिकेशन रेट भी पुरुषों से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 56.8% महिला उम्मीदवार क्वालिफाई हुई है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों में यह आंकड़ा 55.1% रहा है। गांव में 50 रुपये से 5,000 रुपये तक टैक्स लगाने के फैसले को राजद ने बताया जन विरोधी, फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग। दरअसल बात है कि बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को 50 रुपये से 5,000 रुपये तक विभिन्न श्रेणियों में टैक्स और शुल्क वसूलने का अधिकार दिए जाने के फैसले पर आरजेडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। जब पार्टी ने इसे जन विरोधी और फिर गरीब विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। राजद ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार गांव के लोगों पर नए टैक्स थोप करके उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। उनका कहना है कि पहले से महंगाई और फिर बेरोजगारी से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों पर इस तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं है। पार्टी ने कहा है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो फिर राज्य भर में उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं पर राज्य सरकार का कहना है कि पंचायतों को टैक्स वसूली का अधिकार देने का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। इस मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्कों के साथ जनता के बीच इस फैसले को लेकर के समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर बताइएगा। क्या आप गाँव के घरों से टैक्स वसूली के समर्थन में हैं या नहीं? हाँ तो है तो जरूर बताइएगा, नहीं है तो वो भी बताइएगा। गले में 10 फीट का जहरीला कोबरा, बिहार की स्नेक लेडी का वीडियो देख करके दहल जाएगा दिल। दरअसल बात है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर क्षेत्र के विशाहा गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव निवासी मुन्नी लाल के घर में करीब 10 फीट लंबा जहरीला किंग कोबरा घुस आने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब सूचना मिलने पर स्थानीय सर्प मित्र जानकी देवी, जिन्हें लोग स्नेक लेडी के नाम से भी जानते हैं, मौके पर पहुंची और फिर बिना घबराए कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। जहां उनका ये साहसिक रेस्क्यू
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकी देवी बेहद सावधानी के साथ कोबरा को नियंत्रित किया और उसे गले में डालकर के सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए ले गई। इस पूरे घटनाक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। राहत की बात यह रही है कि रेस्क्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और सांप को भी बिना क्षति पहुंचाए उसके प्राकृतिक आवास को छोड़ दिया गया। वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर में सांप दिखने पर खुद पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या फिर सर्प मित्र को सूचना दें। बंटी यादव की मां से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। दरअसल बात यह है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना में बंटी यादव की मां से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने परिवार को आश्वस्त किया था कि बंटी को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में उसकी हत्या की खबर सामने आई। जब प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद पुलिस मृतक के चरित्र पर सवाल उठा करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि यदि बंटी यादव किसी अवैध गतिविधि में शामिल था तो पहले उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही उन्होंने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय और फिर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। गांव होंगे आत्मनिर्भर, पंचायतों को मिलेगा टैक्स वसूली का अधिकार, पुलिस दीदी को स्कूटर, नए परिसीमन पर होंगे पंचायत चुनाव। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास और फिर पंचायतों को आज आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। जब कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स और विभिन्न शुल्क वसूली करने का अधिकार मिले। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतें आत्मनिर्भर बनेगी और स्थानीय स्तर पर सड़क, पेयजल, सफाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। कैबिनेट ने महिलाओं की सुरक्षा और फिर पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस दीदी योजना से कर्मियों को स्कूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र में आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही सरकार ने करीब 36 साल बाद पंचायतों के परिसीमन को मंजूरी दी है। जब नए परिसीमन के आधार पर ग्राम पंचायत और फिर समिति और जिला परिषद क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके बाद आगामी पंचायत चुनाव नई सीमाओं के अनुसार कराए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से पंचायतें आर्थिक और फिर प्रशासनिक रूप से अधिक मजबूत होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। वहीं पर विपक्ष ने पंचायत टैक्स को लेकर के सरकार पर ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव से पहले यह फैसला बिहार की राजनीति और फिर ग्रामीण विकास दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। बिहार में रातों रात करोड़पति बन गए 1 लाख से ज्यादा बुजुर्ग। किसी के खाते में 740 करोड़ तो किसी के खाते में 730 करोड़ तो किसी के खाते में 770 करोड़। दरअसल बात है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े 1 लाख से अधिक बुजुर्गों के बैंक खाते में अचानक करोड़ों और फिर अरबों रुपए का बैलेंस दिखाई देने से हरकंप मच गया। जहाँ समस्तीपुर में एक बुजुर्ग के खाते में 740 करोड़ रुपए, जबकि मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में कुछ खातों में 7 अरब रुपए से अधिक की राशि दिखाई दी। जांच में सामने आया है कि ये किसी वास्तविक भुगतान का मामला नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम था। या समाज कल्याण विभाग के अनुसार ये समस्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खाते में बैलेंस प्रदर्शित होने के दौरान तकनीकी गलती के कारण हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही विभाग ने संबंधित बैंकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं और लाभार्थियों के खाते में वास्तविक रूप से इतनी राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। जब तकनीकी टीम ने गड़बड़ी दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर पूरे मामले की जाँच भी की जा रही है। इस घटना के बाद कई बुजुर्ग और उनके परिवार कुछ समय के लिए हैरान रह गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि खाते में असामान्य बैलेंस दिखाई दे तो फिर संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि तकनीकी खामी को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। बिहार के 4 शहरों के हजारों परिवारों को मिलेगा शुद्ध पानी, समस्तीपुर से हाजीपुर तक बिछेगा पाइपलाइनों का जाल। दरअसल बात है कि बिहार के 4 शहरों के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 योजना के तहत समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया और हाजीपुर में करीब 829 करोड़ रुपए की पेयजल और फिर सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को घर घर शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी और आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के तहत नए जलापूर्ति नेटवर्क, पाइपलाइन, जलाशय, पंपिंग स्टेशन और
सीवरेज से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। खास तौर पर समस्तीपुर से हाजीपुर तक जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे लंबे समय से स्वच्छ पेयजल की समस्या झेल रहे हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था अधिक आधुनिक और फिर प्रभावी बनेगी। 36 साल बदलेगा बिहार का पंचायत नक्शा, परिसीमन के फैसले से गांव को मिलेगी नई ताकत। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया है। करीब 36 साल बाद पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद क्षेत्र का गठन एवं परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इस कदम का उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप संतुलन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और फिर ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। यह सरकार का कहना है कि नए परिसीमन से पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं का पूर्ण निर्धारण होगा, जिससे विकास कार्यों, योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता और ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं की उपलब्धता को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बदलती आबादी के बावजूद पुराने ढांचे पर पंचायतों का संचालन हो रहा था, जिसे अब नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा। इस फैसले को आगामी पंचायत चुनाव और फिर ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि परिसीमन के बाद पंचायतों को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा और स्थानीय विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। बिहार में आज का मौसम क्या रहेगा? पटना भागलपुर तक आंधी बिजली का येलो अलर्ट और 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यह बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज पटना भागलपुर समेत कई जिले में आंधी, गरज, चमक और फिर बिजली गिरने को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर बिहार के 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिर अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और फिर वज्रपात की संभावना बनी हुई है। विशेष रूप से पटना, भागलपुर और फिर आसपास के इलाकों में रुक रुक करके बारिश हो सकती है। वहीं पर जबकि भारी बारिश वाले जिलों में जल भराव और फिर स्थानीय स्तर पर जनजीवन पर प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वहीं पर प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने तथा मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, इसलिए बिहार के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। लालू यादव के करीबी थे, कहा कुछ लोग तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। दरअसल बात है कि आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में अब समर्पित और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग संगठन में ऐसे माहौल का निर्माण कर रहे हैं जहां पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है, लेकिन हाल के दिनों में उन्हें लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। उनके इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब उनके अगले कदम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। आरजेडी के लिए ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पार्टी कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। विपक्ष इस घटनाक्रम को पार्टी के भीतर बढ़ती असंतोष की निशानी बता रहे हैं, जबकि आरजेडी नेतृत्व ने संकेत दिया है कि संगठन अपने सिद्धांतों और फिर कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ता रहेगा। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि मृत्युंजय तिवारी आगे किस राजनीतिक राह का चुनाव करते हैं। जनशक्ति जनता दल की वीना मानवी ने बताया क्यों रद्द हुआ उनका नामांकन। बोली, आज नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं होता। दरअसल बात है कि जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना नामांकन रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई की है। वीना मानवी ने कहा है कि यदि आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो फिर उन्हें इस तरीके की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। वीना मानवी ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तावित से जुड़े दस्तावेजों पर आपत्ति जताई गई और बाद में गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि वारंट पहले से लंबित था तो उनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब उनका आरोप है कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य उनका नामांकन रद्द कराना था। वीना मानवी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पर उनकी पार्टी ने भी नामांकन रद्द किए जाने का विरोध करते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। भिखारी के घर में 54 करोड़ का सोना, असम के गुवाहाटी में गिरफ्तारी
महाराष्ट्र से सीधा है संबंध। दरअसल बात है कि असम पुलिस ने गुवाहाटी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 37 किलोग्राम संदिग्ध सोना, जिसकी कीमत लगभग 54 करोड़ रुपए आकी गई है, उसको बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के सांगली निवासी अक्षय बसंडो को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को भिखारी जैसा दिखाकर के गतिविधियां करता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जब पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से बरामद सोने के स्वामित्व या फिर परिवहन से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और फिर बेंगलुरु जैसी सहित कई शहरों तक फैला हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित तस्करी गिरोह होने की आशंका जताई जा रही है। ये उम्मीदवार मर के चले जाएंगे तभी आप बैठेंगे, सोनम वांगचुक की हालात और फिर सबकी चुप्पी देख बेफर पड़ी सोनाक्षी सिन्हा। दरअसल बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर के अभिनेत्री यानी कि बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक अपील करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या आप लोग तब जागेंगे जब ये आदमी मर के चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद भी इस मुद्दे पर चुप्पी चिंताजनक है और संबंधित पक्षों को तुरंत संवाद की पहल करनी चाहिए। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार और फिर संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बातचीत करके समाधान निकालें ताकि स्थिति और गंभीर ना हो। इस बीच कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है और उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं। वांगचुक के अनशन और फिर उनकी सेहत को लेकर के देश भर में चर्चा जारी है तथा अब सभी की नज़र सरकार और फिर आंदोलनकारियों के बीच संभावित बातचीत पर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर ने राम मंदिर मामले में कह दी बड़ी बात। दरअसल बात यह है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राम मंदिर में चरावे की कथित चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों की अंधभक्ति का परिणाम यह है कि ऐसे मामलों पर भी सवाल पूछने से लोग डरते हैं। उनका कहना था कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी भी संस्था को जवाबदेह से ऊपर नहीं माना जाना जा सकता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि किसी धार्मिक स्थल से जुड़े वित्तीय या फिर प्रशासनिक मामलों में अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो फिर उनकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े किसी भी मामले में तथ्यों को सामने लाना और फिर जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। राम मंदिर चरावा विवाद को लेकर के विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जाँच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और फिर संबंधित पक्ष इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। यह है बिहार की सबसे महंगी सड़क, रहते हैं रिटायर्ड IAS IPS, करोड़ों में बिकते हैं घर, जाने क्यों है सबसे पौसे लगा। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित बोर्डिंग रोड को बिहार की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित सड़कों में गिना जाता है। ये इलाका अपने आलीशान मकानों, ऊंची ज़मीनों की कीमतों और फिर बेहतरीन नागरिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई रिटायर IAS IPS डॉक्टर, बड़े कारोबारी और फिर वरिष्ठ पेशेवर रहते हैं। रियल इस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार इस इलाके में मकानों और फिर प्लॉटों की कीमतें करोड़ों रुपए में तक पहुँच चुकी है, जिससे ये बिहार के सबसे पॉश इलाकों में शामिल हो गया है। बोर्डिंग रोड की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसकी उत्कृष्ट लोकेशन, चौड़ी सड़कें, नामी स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और फिर अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। यही वजह है कि यहाँ पर संपत्ति की मांग लगातार बनी रहती है और नए खरीदारों के लिए घर या फिर ज़मीन खरीदना आसान नहीं होता है। बेहतर कनेक्टिविटी और फिर विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी इस क्षेत्र की कीमतों को लगातार बढ़ाया है। रियल एस्टेट बाजार के जानकारों का मानना है कि बोर्डिंग रोड में संपत्ति को लंबे समय से निवेश के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ की ऊँची कीमतों के बावजूद भी लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है, क्योंकि ये इलाका बेहतर जीवन शैली, सुरक्षा और फिर सुविधाजनक के लिए जाना जाता है। बिहार में अब घर बैठे होगा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। इन 10 शहरों में घर
आकर के रजिस्ट्री करेगी सरकारी टीम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 75 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों के लिए घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री कराने के लिए अब बुजुर्गों को बार बार निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद सरकारी टीम तय समय पर आवश्यक उपकरणों के साथ आवेदक के घर पहुंच करके पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करेगी। फिलहाल ये सुविधा पटना, फुलवारी शरीफ, दानापुर, पतुआ, बार, मसूरी, पालीगंज, हाजीपुर, महुआ और लालगंज के सब रजिस्टर्ड कार्यालय के क्षेत्र में शुरू की गई है। आवेदन के लिए पहले बिहार के ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर प्लॉट बुक करना आसान होगा। आयु सत्यापन के बाद अधिकारियों की मोबाइल टीम पर घर पहुंच करके बायोमेट्रिक सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और फिर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी करेगी। गांव से टैक्स वसूली पर अशोक चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स को लेकर के सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए जदयू नेता और फिर मंत्री अशोक चौधरी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर बात करने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने पूर्वोत्तरीय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, जबकि मौजूदा सरकार राज्य के विकास और फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायतों में टैक्स वसूली का उद्देश्य गांव में सड़क, पेयजल, सफाई और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जहां उनके अनुसार बिना संसाधनों के विकास संभव नहीं है और स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए राजस्व जुटाना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार गाँव को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। बांकीपुर उपचुनाव तय करेगा महागठबंधन की दिशा। क्या कांग्रेस की चुप्पी से आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की बढ़ेगी मुश्किलें? दरअसल बात है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस की अपेक्षाकृत कम सक्रियता और फिर सार्वजनिक चुप्पी को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज है, जहां राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि महागठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी मजबूती से साथ नहीं आते हैं तो फिर इसका असर चुनावी मुकाबले पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता और फिर भविष्य की रणनीति की भी परीक्षा है। दूसरी ओर जनसुराज और फिर एनडीए की सक्रिय चुनावी रणनीतियों के बीच आरजेडी के सामने चुनौती और फिर कठिन हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका और उसके चुनाव प्रचार की दिशा पर भी सबकी नजर बनी हुई है। बंटी यादव के आरोपी के एनकाउंटर पर क्यों भड़के आरजेडी नेता? 10 करोड़ मुआवजे की मांग के पीछे का तर्क समझिए। दरअसल बात यह है कि पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रविश उर्फ बसिया के पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जब पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ने गई टीम पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। इसके बाद आरजेडी के नेताओं ने इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यदि बंटी यादव की हत्या और फिर पूरे मामले की सच्चाई सामने लानी है तो फिर आरोपियों का जीवित रहना और फिर उससे विस्तृत पूछताछ होना बहुत जरूरी है। किसान की बेटी बनी डीएसपी, शादी के अगले ही दिन बीपीएससी परीक्षा, मां आंगनबाड़ी सेविका। दरअसल बात है कि बिहार की कोमल कुमारी ने अपने संघर्ष, मेहनत और फिर दृढ़ संकल्प से सफलता की ऐसी मिसाल पेश की है जो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जहाँ किसान की पिता और फिर आंगनबाड़ी सेविका मां की बेटी कोमल ने शादी के अगले दिन 70वीं बीपीएससी की परीक्षा दी। परिवार की जिम्मेदारियों और फिर सामाजिक परंपराओं के बीच भी उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और फिर आखिरकार परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। डीएसपी बन गए हैं और डीएसपी बनकर के अपना सपना पूरा किया है कोमल कुमारी ने। दोस्तों, पूर्णिया जिला से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। बैसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ को विशेष निगरानी इकाई ने 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि सरकारी योजना के भुगतान के बदले वेंडर से घूस मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई यानी कि SCVU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार एक वेंडर ने विशेष निगरानी इकाई से शिकायत की थी कि उसने सरकारी योजनाओं के तहत करीब 16 लाख रुपए की सामग्री की आपूर्ति की थी। आरोप है कि इस भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के बदले वीडियो ने रिश्वत की मांग की थी। वेंडर ने इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई से की। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पूरे मामले का सत्यापन किया। आरोप सही पाए जाने के बाद टीम ने योजना बनाकर के जाल बिछाया। गुरुवार को जैसे ही आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 46,000 रुपए की रिश्वत ली तो एसवीयू की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके कार्यालय से ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी के बाद निगरानी अधिकारियों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपी को निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रही तो फिर सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगेगा। फिलहाल विशेष निगरानी इकाई पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। वहीं पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूर्णिया जिला से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। बैसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ को विशेष निगरानी इकाई ने 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि सरकारी योजना के भुगतान के बदले वेंडर से घूस मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को 46,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एक वेंडर ने विशेष निगरानी इकाई से शिकायत की थी कि उसने सरकारी योजनाओं के तहत करीब 16 लाख रुपए की सामग्री की आपूर्ति की थी। आरोप है कि इस भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के बदले वीडियो ने रिश्वत की मांग की थी। वेंडर ने इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई से की। निगरानी विभाग ने पूरे मामले का सत्यापन किया। आरोप सही पाए जाने के बाद टीम ने योजना बनाकर के जाल बिछाया। गुरुवार को जैसे ही आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 46,000 रुपए की रिश्वत ली तो एसवीयू की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके कार्यालय से ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी के बाद निगरानी अधिकारियों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है। किशनगंज से दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, धोखे से गर्भपात कराने और 3 तलाक की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, धोखे से गर्भपात कराने और फोन पर 3 तलाक की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार विवाह करीब 3 वर्ष पहले हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और सोना लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। गर्भ अवस्था के दौरान उन्हें धोखे से ऐसी दवा दी गई जिससे उनका गर्भपात हो गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर मायके वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज कराया। इस घटना के बाद से वो अपने मायके में रह रही है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उनका पति फोन पर लगातार 3 तलाक देने की धमकी दे रहा है, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। इन आरोपों के बाद उन्होंने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
ये मामला जांच के अधीन है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। ऐसे मामलों में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार पक्के मकानों पर सालाना 100 रुपए, अर्ध पक्के मकानों पर 50 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत बने घरों पर 25 रुपए का वार्षिक टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सफाई और पेयजल जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए 30-30 रुपए का अलग शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सरकार ने केवल मकानों तक ही इस व्यवस्था को सीमित नहीं रखा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्टा और सिनेमा हॉल जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से भी सालाना 5,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। वहीं पंचायतों को होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों पर भी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। बिहार सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध पक्के मकानों के साथ साथ कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी वार्षिक टैक्स, विभिन्न सेवाओं के लिए अलग से शुल्क और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार पक्के मकानों पर सालाना 100 रुपए, अर्ध पक्के मकानों पर 50 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर 25 रुपए का वार्षिक टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सफाई और पेयजल जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए 30-30 रुपए का अलग शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सरकार ने केवल मकानों तक ही इस व्यवस्था को सीमित नहीं रखा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ईंट भट्टा और सिनेमा हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी सालाना 5,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। वहीं पंचायतों को होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड और अन्य प्रचार माध्यमों पर भी टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। बिहार की पंचायत व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने करीब 36 साल बाद पंचायत परिसीमन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे पंचायतों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, विकास योजनाओं को गति मिलेगी और गांवों तक संसाधनों का बेहतर वितरण हो सकेगा। फैसले के बाद राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधियों ने खुशी जताई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। बिहार की पंचायत व्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत परिसीमन और पंचायतों के स्वयं राजस्व स्रोत यानी ऑन सोर्स रेवेन्यू को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद पंचायत प्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पंचायत परिसीमन का मुद्दा लंबे समय से पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न संगठन इसकी मांग कर रहे थे। अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायतों का पुनर्गठन वर्तमान जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पंचायतों के ऑन सोर्स रेवेन्यू यानी स्वयं की आय बढ़ाने के लिए नई नियमावली तैयार करने का फैसला लिया है। इसके लागू होने के बाद पंचायतें अपने स्तर पर राजस्व जुटाकर सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य स्थानीय विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगी। इससे सरकार किशनगंज के एक मदरसे से एक नाबालिग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अब पुलिस तकनीकी सहायता के साथ छात्र की तलाश में जुटी है। आखिर पूरा मामला क्या है और अब तक जांच कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं इस खबर में। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे से एक नाबालिग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। काफी खोजबीन के बावजूद जब छात्र का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता ने सदर थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और छात्र की तलाश तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्र जिले के एक गांव का रहने वाला है और वो रामपुर स्थित मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उनका बेटा 8 जुलाई से ही मदरसे से गायब है। ये सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत किशनगंज पहुंचे और अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू कर दी। मदरसा प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और अन्य संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की। कई दिनों तक लगातार प्रयास किए गए, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद परिजनों ने सदर थाना में लिखित शिकायत देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि छात्र नाबालिग है, इसके लिए तकनीकी सेल की सहायता ली जा रही है और उपलब्ध सभी सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्र स्वयं कहीं चला गया है या उसके लापता होने के पीछे कोई अन्य कारण है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नई शिक्षा नीति और भाषाओं को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद से स्पष्टीकरण और सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। हालांकि अब तक इस पूरे विवाद पर सांसद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद नई शिक्षा नीति और विभिन्न भाषाओं पर अपनी राय रखते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी बाहर से आई भाषाएं हैं, जबकि हिंदी और उर्दू हमारी भाषाएं हैं। उनके इस बयान के सामने आने के बाद जिले की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, जब सांसद किशनगंज शहर के टाउन हॉल के पास आयोजित एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग सांसद के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसका विरोध करते हुए इसे तथ्यों की विपरीत बता रहे हैं। इस बीच सूरजपुर विकास मोर्चा के अध्यक्ष ताराचंद धनुका ने सांसद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संस्कृत भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा की आधारशिला मानी जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान संस्कृत भाषा से जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। साथ ही उन्होंने सांसद से अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड की विधायक गोपाल अग्रवाल ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सांसद को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा और इतिहास जैसे विषयों पर तथ्यों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर ही टिप्पणी की जानी चाहिए। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष सुशांत गोप ने भी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि सांस्कृतिक विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है और अनेक भारतीय भाषाओं के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान केवल राजनीतिक उद्देश्य से दिए जा रहे हैं और सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस बयान को लेकर जिले में राजनीतिक माहौल गर्म है। हालांकि इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें उनके अगले बयान पर टिकी हुई है। इस मामले में आगे क्या स्थिति बनती है यह आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।